हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मेमोरी, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसी वजह से इसको हम दो अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 आज स्टार्ट किया हमने, पार्ट 2 कल आपको मिल जाएगा। कल के वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने पूछे थे, जिनके आंसर्स भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। साथ में अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूला करिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो वीडियो पसंद करते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं बाय मिस्टेक। तो ये याद रखिए कि अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो आइए जल्दी से देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे टॉपिक है हमारा कंप्यूटर मेमोरी। तो मेमोरी बेसिकली होती क्या है? मेमोरी कंप्यूटर का वो भाग होता है जहाँ पे हम डेटा या प्रोग्राम्स को स्टोर करते हैं। डेटा या इन्फॉर्मेशन या प्रोग्राम्स को हम जहाँ पे स्टोर करते हैं उस पार्ट को हम बोलते हैं मेमोरी। ओके, तो यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप्स की मेमोरीज होती हैं। तो हमारे कंप्यूटर में मेन दो तरीके की मेमोरीज होती हैं। एक होती है मुख्य मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं, और दूसरी होती है सहायक मेमोरी, इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी, और यहाँ पे इसको हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे पास दो टाइप्स की मेमोरी होती हैं कंप्यूटर में, मेन मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी। तो अब यहाँ पे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इनको डिटेल में। उससे पहले हम मेमोरी हायरार्की देख लेते हैं। मेमोरी पदानुक्रम, जिसको हम बोलते हैं हायरार्की। तो वो क्या है? जैसे कि कई अलग अलग तरीके की मेमोरीज हमारे कंप्यूटर में यूज होती हैं, तो उसमें स्पीड, कॉस्ट, साइज, ये सारी चीज़ें किस तरीके से होती हैं उसको हम यहाँ पे हायरार्की में देखेंगे। तो यहाँ पे मेमोरी को मूलतः दो आधार पर विभाजित किया जाता है, कैपेसिटी और एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम वो टाइम होता है कि जब सीपीयू रिक्वेस्ट करता है किसी डेटा की, तो वो मेमोरी से रीड होके वापस सीपीयू तक पहुँचने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं एक्सेस टाइम। तो यहाँ पे जो हमारी मेमोरीज हैं जिनको कैटेगराइज किया गया है अलग अलग पार्ट्स में, तो वो उनको इसी बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है, तो साइज के बेसिस पे या फिर एक्सेस टाइम के बेसिस पे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली जो मेमोरी होती है वो रजिस्टर मेमोरी होती है, और ये हमारे सीपीयू के अंदर इनबिल्ड मेमोरी होती है, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर। दूसरी मेमोरी होती है कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन जो मेन टाइप की मेमोरीज होती हैं वो हमने इससे पहले बताया कि मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी, सब मेन दो टाइप के मेमोरीज होती हैं जिसकी हम बात करते हैं। लेकिन जब मेमोरी हायरार्की की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर, कैश मेमोरी और मेन मेमोरी होती है। और यहाँ पे इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये मेमोरी किस तरीके से काम करती है, इनको इस ऑर्डर में क्यों रखा गया है। तो जैसे देखिए, यहाँ पे रजिस्टर वो मेमोरी होती है जो हमारे सीपीयू के साथ इनबिल्ड होती है, और प्लस इसकी स्पीड जो होती है बाकी अदर मेमोरी से सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर। इसके बाद कैश मेमोरी रजिस्टर से कम स्पीड होती है। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आएंगे स्पीड हमारी कम होती जाएगी, मीन सबसे कम स्पीड वाली मेमोरी कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी। और इसका एग्जांपल क्या होता है? हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब क्या है? हमारी सेकेंडरी मेमोरी। और यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी से थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड होती है मेन मेमोरी के, और इसका एग्जाम्पल है रैम और रोम। कैश मेमोरी हमारी सीपीयू के साथ ही इनबिल्ड होती है। तो यहाँ पे जब हमारा कोई प्रोग्राम रन करता है, अगर उसमें किसी डेटा की नीड होती है, तो सीपीयू क्या करता है? सबसे पहले रजिस्टर्स के अंदर वो डेटा सर्च करता है। अगर वो डेटा रजिस्टर्स में नहीं है तो फिर वो कैश में सर्च करेगा, और इनकेस कैश में भी नहीं है तो वो सीपीयू भेजेगा रिक्वेस्ट मेन मेमोरी को। अगर वो इनकेस डेटा यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं होता है तो वो सेकेंडरी मेमोरी को रिक्वेस्ट भेजता है। फिर वो डेटा यहाँ से इसी ऑर्डर में ऊपर जाएगा, पहले मेन मेमोरी में जाएगा, फिर कैश में जाएगा, फिर ये हमारा रजिस्टर्स में जाएगा, और फिर उसके बाद इसको सीपीयू प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे ये बेसिकली इनको अलग अलग कैटेगरीज में रखने का रीज़न क्या है कि जो हमारा सीपीयू होता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या कैश मेमोरी। तो यहाँ पे अगर हम उसकी सीपीयू की पूरी स्पीड को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो हमें उसी स्पीड में उसको इनपुट भी देना होगा। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि रजिस्टर्स की स्पीड जो सीपीयू की स्पीड होती है उसके इक्विवेलेंट नियर अबाउट होती है। तो जो भी सीपीयू डेटा उठाता है वो रजिस्टर से डायरेक्टली उठाता है या फिर कैश मेमोरी से भी उठाता है डायरेक्टली। रजिस्टर्स में डेटा प्रोसेस करने के लिए स्टोर करता है। कुछ इंटरमीडिएट प्रोसेस होते हैं, उनके डेटा को भी वो रजिस्टर्स के अंदर रखता है सीपीयू, और वो डेटा यहाँ से कैश मेमोरी से, एक तरीके की ये बफर मेमोरी होती है, ये सीधे सीपीयू को डेटा पास करती रहती है या सेंड करती रहती है। अगर यहाँ पे डेटा नहीं है तो वो मेन मेमोरी से उठाएगा या फिर सेकेंडरी मेमोरी से उठाएगा, और ऑर्डर होगा पहले सेकेंडरी से मेन, मेन से कैश, और कैश से रजिस्टर्स में जाता है।
ओके, तो ये मेमोरी हायरार्की होगी। अब यहाँ पे देखिए दो एरोज हमने यूज़ किए हैं। जो अप डायरेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि स्पीड बढ़ती जाएगी और कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे सबसे चीपेस्ट मेमोरी या सबसे सस्ती मेमोरी कौन सी होती है? हमारी सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। उसके बाद मेन मेमोरी, फिर कैश मेमोरी, और सबसे ज़्यादा महंगी मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर। ओके, तो यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कॉस्ट बढ़ती जाएगी प्लस स्पीड बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे सबसे स्लोएस्ट मेमोरी होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है रजिस्टर या फिर आप कैश। एक इधर भी हमने एरो यूज़ किया है डाउन डायरेक्शन की तरफ, और यहाँ पे साइज़ की बात हम कर रहे हैं। तो साइज़ में क्या है, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे साइज़ बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क होती है। तो आप 1 TB 2 TB इस तरीके से सुनते होंगे, या 500 GB इस तरीके से साइज आता है। जबकि अगर हम मेन मेमोरी की बात करें तो रैम आप सुनते हैं 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB मैक्सिमम। इसी तरीके से अगर कैश की बात करें तो मैक्सिमम कैश 4 MB तक होता है। अगर जो भी अपडेटेड सिस्टम्स आ रहे हैं उसमें इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो भी सिस्टम्स हैं उसमें मैक्सिमम 4 MB कैश होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैश और रैम में कितना डिफरेंस होता है। अगर 4 MB की कैश मेमोरी लेंगे तो आप यहाँ पे इसकी 4 GB रैम से भी महंगी 4 MB कैश मेमोरी होगी। अगर इसी तरीके से अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो यहाँ पे 4 GB रैम जितने की आती है उतने की 1 TB हार्ड डिस्क पड़ेगी। तो यहाँ पे कॉस्ट को अगर कंपेयर करें तो सबसे चीपेस्ट मेमोरी हमारी सेकेंडरी होती, और सबसे कॉस्टली मेमोरी हमारी कैश मेमोरी होती या फिर रजिस्टर मेमोरी। ओके, तो ये हो गया हमारा मेमोरी हायरार्की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक यूनिट्स की, मेमोरी यूनिट। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी बिट, और इसको हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट। इसका कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब यहाँ पे हम कुछ और बात करेंगे, जैसे 4 बिट इक्वल 1 निबल होता है, 8 बिट इक्वल 1 बाइट होता है, 1024 बाइट इक्वल 1 KB होता है जिसको हम किलो बाइट बोलते हैं, 1024 KB इक्वल 1 MB जिसको हम मेगा बाइट बोलते हैं। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि 1 मिलियन बाइट्स इक्वल क्या होता है। तो वहाँ पे कई सारे ऑप्शंस रहे होंगे, 1 KB 1 GB 1 बाइट, इस तरीके से कुछ कई सारे ऑप्शंस होंगे जिसमें से आपको करेक्ट है 1 मिलियन बाइट इक्वल 1 MB। इसको आप कहीं पे अलग से नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर यहाँ पे 1024 MB इक्वल 1 GB जिसको हम गीगाबाइट बोलते हैं, और यहाँ पे इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 बिलियन बाइट इक्वल 1 GB होता है। ओके, 1024 GB इक्वल 1 TB, 1024 TB इक्वल 1 PB जिसको हम पेटाबाइट बोलते हैं, 1 PB मीन्स पेटाबाइट इक्वल 1 एक्साबाइट। फिर 1024 एक्साबाइट इक्वल 1 जीटाबाइट। फिर यहाँ पे 1024 जेटाबाइट इक्वल योटाबाइट। फिर यहाँ पे 1024 योटाबाइट इक्वल ब्रोंटोबाइट, 1 ब्रोंटोबाइट, और 1024 ब्रोंटोबाइट इक्वल 1 जियोबाइट। ये हमारा सबसे हाईएस्ट मेमोरी यूनिट होता है, जियोबाइट। ओके, तो यहाँ पे ये मेमोरी यूनिट है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं कई बार। 1 मिलियन 1 बिलियन, इसको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। प्लस यहाँ पे बिट का फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी डिजिट। ओके, आगे कुछ और टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्राइमरी मेमोरी। तो हमारी सिस्टम में दो तरीके की मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के भी दो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, रैम एंड रोम। तो यहाँ पे रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो अब इनको एक एक करके हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी मींस रैम। रैम एक हमारी वोलाटाइल मेमोरी होती है, और वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि इसमें तब तक डेटा स्टोर रहता है जब तक हमारे सिस्टम में पावर सप्लाई ऑन है। मींस हमारा सिस्टम जब तक ऑन रहता है तब तक इसमें डेटा रहता है। जैसे हम सिस्टम को ऑफ करते हैं तो इसका जो भी डेटा होता है फ्लैश हो जाता है या फिर डिलीट हो जाता है। तो हमारी रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, इसको भी एक दिमाग में बिठा लीजिए। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि अलग अलग मेमोरीज के नाम दे दिया, पूछा इसमें से कौन सी वोलाटाइल मेमोरी है। तो रैम हमारी कौन सी है, वोलाटाइल मेमोरी। अब यहाँ पे रैम के कुछ टाइप्स होते हैं, जिसके मेन दो टाइप्स हैं, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। तो यहाँ पे डायनेमिक रैम क्या होती है, बेसिकली इसमें एक ट्रांजिस्टर यूज होता है और एक कैपेसिटर यूज होता है। ट्रांजिस्टर एक तरीके से स्विच
की तरीके से काम करता है, जैसे आप स्विच नॉर्मल यूज करते हैं ऑन ऑफ के तरीके से। और कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज के थ्रू डेटा स्टोर करने का काम करता है। तो जो हमारी डायनेमिक रैम होती है उसमें एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर यूज होता है। तो यहाँ पे ये डायनेमिक मेमोरी बेसिकली होती क्या है, डायनेमिक मेमोरी में क्या होता है कि ये इसमें कुछ टाइम पीरियड बाद ऑटोमेटिकली डेटा हमारा चेंज होता रहता है या रिफ्रेश होता रहता है, ये मेमोरी हमारी रिफ्रेश होती रहती है। तो यहाँ पे इसके कई अलग अलग टाइप्स होते हैं, SD रैम, RD रैम, DDR रैम। तो यहाँ पे मोस्टली इस समय जो रैम यूज होती है DDR यूज होती है, DDR3, DDR4, DDR2 इस तरीके से, लेकिन इस समय DDR4 मोस्टली यूज हो रही है। और यहाँ पे इनका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप कहीं पेपर पे अलग से नोट डाउन कर लीजिए। SD रैम का फुल फॉर्म है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। RD रैम का नाम है, फुल फॉर्म है रैम्बस डायनेमिक रैम। यहाँ पे DDR रैम का नाम है डबल डेटा डायनेमिक रैम। तो ये इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अलग से कहीं। अब हम बात करेंगे स्टैटिक रैम की। तो यहाँ पे जैसे कि डायनेमिक रैम में एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर यूज होता है, यहाँ पे सिर्फ एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, कैपेसिटर इसमें यूज नहीं होते हैं। और इसमें तब तक डेटा स्टोर रहता है स्टैटिक रैम में जब तक हम पावर सप्लाई ऑफ नहीं करते हैं, जबकि डायनेमिक रैम में क्या होता है कुछ टाइम पीरियड के बाद वो रिफ्रेश हो जाता है, रिफ्रेश होता रहता है डेटा। स्टैटिक रैम में हमारा डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक हम पावर ऑफ नहीं करते हैं। और यहाँ पे इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे नॉन वोलेटाइल SRAM मीन्स स्टैटिक रैम, स्पेशल स्टैटिक रैम, एसिंक्रोनस स्टैटिक रैम, सिंक्रोनस स्टैटिक रैम। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कितने टाइप्स की रैम होती है, इसमें से कोई एक एग्जांपल दे देंगे, पूछेंगे ये कौन सी रैम है, डायनेमिक है या स्टैटिक है। ओके, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी की, जो कि हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। यहाँ पे बाय मिस्टेक वोलेटाइल मेमोरी लिखा हुआ, ये नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल। ओके, तो यहाँ पे नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि हमारा पावर ऑफ होने के बाद भी इस मेमोरी में डेटा स्टोर रहता है। तो इसकी ज़रूरत क्या होती है, जो हमारे सिस्टम में बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो हमारा रोम पे स्टोर रहता है। जब आप पावर ऑफ कर देते हैं तब भी हमारे रोम के अंदर जो भी डेटा रहता है वो एज इट इज स्टोर रहता है। और रोम के अंदर हमारा जो डेटा होता है वो मैन्युफैक्चरर राइट करके देता है। मींस अगर हम जिस ब्रांड का कंप्यूटर खरीदते हैं उस ब्रांड की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो इसमें डेटा राइट करके देती है, सिर्फ हमारा सिस्टम उसको रीड करता है, हम इसमें डेटा चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे जिससे काफ़ी कुछ क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पे जो हमारा रोम होता है रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है, और इसके भी कई प्रकार होते हैं, कई टाइप्स होते हैं, जैसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो रोम होती है हमारी वो ब्लैंक रोम आती है, पहले से इसमें कोई भी प्रोग्राम स्टोर नहीं होता है। इसको हम एक बार राइट करने के लिए यूज कर सकते हैं, एक बार इसको हम राइट कर सकते हैं, फिर उसके बाद सिर्फ रीड कर पाएंगे, दोबारा से इसमें कोई भी डेटा राइट नहीं किया जाएगा। मींस इसमें मैन्युफैक्चरर डेटा राइट नहीं करता है, यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा राइट करता है। ओके, अगला है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, तो ये अच्छी तरीके से कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे पी रोम का फुल फॉर्म पूछ लेगा, या फिर ई पी रोम का, या फिर ई पी रोम का। तो ये फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी रैम होती है जिसको हम इरेज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग से हमें डिवाइस की ज़रूरत होती है। उस डिवाइस के थ्रू हम हाई वोल्टेज अप्लाई करके इसके डेटा को हम इरेज कर सकते हैं, या फिर इसमें दोबारा से राइट कर सकते हैं। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब यही है कि हम इसको इरेज कर सकते हैं और दोबारा से इसमें डेटा प्रोग्राम कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक अलग से हमें डिवाइस की ज़रूरत होती है और हाई वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है। दूसरा यहाँ पे थर्ड पार्ट देखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ई पी रोम। यहाँ पे क्या होता है, ये एक ऐसी रोम होती है जिसमें हमें अलग से कुछ भी किसी भी डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है, हम इसमें डेटा प्रोग्राम के थ्रू, सिस्टम के थ्रू ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं या यूज़र चेंज कर सकता है। तो ये 3 अलग अलग तरीके की रोम्स हैं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम कल के क्वेश्चंस के आंसर्स बता देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, और बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे वो सारे के सारे पॉइंटिंग डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन है,
लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए किस की का उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे होम की यूज करते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो यहाँ पे थर्मल प्रिंटर हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ओके, अगला है, निम्न में से कौन सी प्रिंटर की स्पीड नहीं है? तो यहाँ पे CPM, LPM, PPM ये सब प्रिंटर की स्पीड है, जबकि PPS प्रिंटर की स्पीड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? तो जो हमारा सामान्य कीबोर्ड होता है उसमें 104 मीन्स 104 कीज होती हैं, 104 कीज। और कई सारे कीबोर्ड्स में आपको 108 की भी मिल जाएंगी, 108, और कुछ में 110 मीन्स 110 कीज़ भी मिलती हैं। लेकिन जो हमारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स आते हैं उसमें सिर्फ 104 कीज़ होती हैं। इसको आप दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन आता है तो 104, और अगर 104 ऑप्शन नहीं दिया है तो 108 करेक्ट होगा, 108 अगर नहीं दिया है तो 1010 करेक्ट होगा। लेकिन मोस्टली आपको जो ऑप्शन मिलेगा 104 ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पे स्कैनर क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है, ये हमारी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रिंटर में हाई क्वालिटी प्रिंटिंग मिलती है? तो यहाँ पे जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं उसमें हाई क्वालिटी प्रिंटिंग मिलती है, जबकि इम्पैक्ट प्रिंटर में हाई क्वालिटी प्रिंटिंग नहीं मिलती है। तो यहाँ पे ये कल के क्वेश्चंस थे। आज के क्वेश्चंस हम यहाँ पे नहीं पूछ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट जो इसका मेमोरी का हमारा पार्ट 2 होगा, उसमें मेमोरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम पूछेंगे। प्लस कल हम डिस्कस करेंगे कैश मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, तो कल का भी वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। नीचे ब्लैक कलर का एक लाइक बटन दिया होगा जिसको आप नीला कर दीजिए। साथ में अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमें ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो ज्ञानएक्सपी हैशटैग लगा के क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं जल्दी से जल्दी उसका आंसर रिप्लाई करूंगा। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें फिल्टर करने में थोड़ा सा इजी रहता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि आपने क्वेश्चन पूछा होगा। तो जब भी आप क्वेश्चन टाइप करते हैं तो सबसे पहले हैशटैग ज्ञानएक्सपी, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन लिख के भेजेंगे, तो हमें काफ़ी सारे कमेंट्स में से वो फिल्टर आउट करना ईजी रहता है। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ हैशटैग ज्ञानएक्सपी लगा के आप क्वेश्चन पूछिए, तो मैं उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।